मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। अभी तक जो हमने बातें की, लास्ट क्लास को यदि मैं कोरिलेट करूं तो लास्ट क्लास में हम जीनोमेटिक म्यूटेशन की बात कर रहे थे। जीनोमेटिक म्यूटेशन की बात करने के बाद मैंने कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात की थी और मैंने बताया था एनसीईआरटी में कुछ डिसऑर्डर दिए हुए हैं, उसमें एक क्लासिफिकेशन है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को तो मैंने जीनोमेटिक म्यूटेशन के साथ ही ले लिया। दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसके अंदर है कलर ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर है हीमोफीलिया, जिसके अंदर है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोयूरिया। ये सभी क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर्स को हम एक मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद में इन डिसऑर्डर्स को लेंगे। जैसे मैंने म्यूटेशन डिस्कस किया तो म्यूटेशन के साथ मैंने किसको? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को साथ में समझाने की कोशिश की। उसी तरीके से मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, पेडिग्री एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पेडिग्री एनालिसिस के साथ में मैं इन डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए पेडिग्री एनालिसिस क्या है। तो हेडिंग लगाएं, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो है, हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, और वो चीज क्या है? एक ट्रेट है। एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट। किसका एनालिसिस कर रहे हैं? एक ट्रेट का, फॉर सेवरल जनरेशन। फॉर सेवरल जनरेशंस। और जो ट्रेट क्या हो सकता है? कोई डिसऑर्डर हो सकता है ऑफ ए फैमिली, जनरेशन ऑफ ए फैमिली। एक ही फैमिली में देख रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट फॉर सेवरल जनरेशंस of a family is called pedigree analysis. It means कोई भी एक ट्रेट है, उस ट्रेट को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, पेरेंट जनरेशन होनी चाहिए, F1 जनरेशन होनी चाहिए, F2 जनरेशन होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं पेरेंट क्या है? जनरेशन फर्स्ट। ये क्या है? जनरेशन सेकंड। ये क्या है? जनरेशन थर्ड। मीन्स फॉर सेवरल जनरेशन, एक सिंगल फैमिली के अंदर जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड तक किसी ट्रेट का स्टडी करना ही क्या है? पेडिग्री एनालिसिस है। क्लियर है मेरी बात? इसके लिए कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। हम उसे नाम दे देते हैं पेडिग्री एनालिसिस सिंबल्स। पहला सिंबल है इस फॉर्म में, दूसरा सिंबल है इस फॉर्म में। ये दोनों सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहला सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। कुछ भी ना नोट किया जाए तो इसका मतलब नॉर्मल मेल है। दूसरा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं ये नॉर्मल फीमेल है। इस तरीके का सिंबल दिया जाए, इसको बोलते हैं सेक्स
अनस्पेसिफाइड, ये मेल, ये फीमेल, और ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये फर्स्ट सिंबल, ये सेकंड सिंबल, ये थर्ड सिंबल। नेक्स्ट सिंबल है कि इसी को मैं क्या कर दूं, फोर्थ सिंबल की फॉर्म में, इसको या तो कंप्लीट इसमें लाइनिंग ड्रॉ कर दूं, या इसी तरीके से ऐसे भी करते हैं कि इसको कंप्लीट को इस तरीके से डार्क कर दिया जाए। क्लियर है बेटा मेरी बात? या ऐसा कर दिया जाए, और इसी को ऐसे भी करते हैं, कंप्लीट डार्क। या ऐसा कर दिया जाए, कंप्लीट डार्क कर दिया जाए, या फिर लाइन ड्रॉ कर दी। इन सब का मीनिंग क्या है? अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टेड। तो अब ये क्या है, स्क्वायर में क्या है, मेल, तो अफेक्टेड मेल हो जाएगा। ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल, और ये क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड अफेक्टेड। तो इनको मैं ऐसे नोट कर सकता हूं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। क्लियर है बेटा? नोट करें सिंबल। सेवन, 8, इस तरीके का सिंबल, दोनों के बीच में इस तरीके की एक लाइन है, और इस तरीके का सिंबल कि दोनों के बीच में डबल लाइन। एक जो सिंगल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस मेल और फीमेल के बीच में मैटिंग हो रही है, मीन्स इन दोनों के बीच में शादी हुई है। तो मैं कह सकता हूं ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैटिंग को। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैटिंग को। ये भी मैटिंग है, ये भी मैटिंग है, लेकिन जहां पर डबल लाइनिंग है इसका मतलब है क्लोज रिलेटिव्स में, मुस्लिम कम्युनिटी में होता है क्लोज रिलेटिव में मैरिज, उसको बोलते हैं कॉन्जेन्गुनियस मैरिज। पहला सिंबल नॉर्मल मेल, दूसरा सिंबल नॉर्मल फीमेल, तीसरा सेक्स अनस्पेसिफाइड, चौथा, पांचवा और छठवां अफेक्टेड इंडिविजुअल, सातवां मैटिंग, आठवां मैटिंग बिटवीन रिलेटिव या कॉन्जेन्गुनियस मैरिज, और नौवां जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये मेल, ये फीमेल, और अब ये दूसरी जनरेशन। इसका मतलब अभी तक हमने एक एक इंडिविजुअल को शो किया, यहां पर एक एक इंडिविजुअल को शो किया, यहां पर मैटिंग करवा रहे हैं, इसका मतलब दो को एक साथ कंबाइन करवाया। अब दो को कंबाइन करवाया, मैटिंग करवाया, तो अब प्रोजेनी बनेंगे, तो दूसरी जनरेशन की बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो अबोव है वो क्या है, पेरेंट्स, और जो बिलो वाले पॉइंट है वो क्या है, चिल्ड्रन। तो हम ये कह सकते हैं अबोव दीज आर द पेरेंट्स, और बिलो ये क्या है, चिल्ड्रन।
अबोव आर पेरेंट्स, और बिलो वाले जो ये पॉइंट है ये क्या है, चिल्ड्रन। इनमें चिल्ड्रन में जो पहले डिनोट किया जाएगा उसकी एज ज्यादा होगी, जो बाद में डिनोट किया जाएगा उसकी एज, मीन्स एजिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, मेल, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल। तो चिल्ड्रन में बड़ी एज में क्या है, फीमेल। चिल्ड्रन में छोटी एज में क्या है, मेल। पेरेंट्स में ये मेल और फीमेल। तो आपसे कहा जाए पेरेंट में जो क्रॉस हुआ है जिससे चिल्ड्रन बने हैं उनमें बड़ी उम्र की लड़की होगी या लड़का, तो लड़की बड़ी उम्र की होगी, यहां पर जो शो किया गया। ऐसा भी हो सकता है 10th सिंबल, ये क्रॉस करवाया और यहां पर हमने एक इंडिविजुअल इस तरीके से बना। तो हम कह सकते हैं पेरेंट्स भी नॉर्मल हैं और जो बच्चे हैं वो भी क्या है, नॉर्मल। ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसा केस कि इसमें पेरेंट्स नॉर्मल है लेकिन जो बच्चा है वो क्या है, एबनॉर्मल। क्लियर है मेरी बात। हॉट किया यहां तक। 11th सिंबल ऐसा है कि मान लो ऐसा कोई भी डायग्राम बनाकर उसके बीच में कुछ नंबर नोट कर दे ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि 5 टोटल नंबर जो है वो 5 ऑफ स्प्रिंग, और इसको किसी को डिसऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल है। तो मैं कह सकता हूं 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। ये तो क्या है, अफेक्टेड है। 5 ऑफ स्प्रिंग अनअफेक्टेड। क्लियर। कुछ सिंबल ऐसे भी हो सकते हैं। 12th सिंबल मान लो ऐसा हो और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, या ऐसा हो बीच में लाइन ड्रॉ कर दी जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेथ हो चुकी है। इसका मतलब भी क्या है, डेथ हो चुकी। क्लियर है मेरी बात। कुछ सिंबल ऐसे भी होते हैं इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। कुछ सिंबल ऐसे भी होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस भी या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर। नोट करें। कुछ सिंबल ऐसे भी हो सकते हैं ऐसा, और इसमें हाफ लाइन ड्रॉ की गई, और ऐसा इसमें भी हाफ लाइन ड्रॉ की गई। इसका मतलब होता है ऑटोसोमल कंडीशन के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर है सभी को। कुछ सिंबल ऐसे भी हो सकते हैं ऐसा सिंबल और बीच में डॉट, इट मीन्स कैरियर
फीमेल। क्लियर? सिंबल तो बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन इन सभी सिंबल से आपका काम चल जाएगा। नोट किया सभी? एनालिसिस करके देखेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस को कैसे स्टडी किया जाए। देखिए बेटा, किसी भी डिसऑर्डर को कैसे समझना है, कैसे उस ट्रेट को स्टडी करना है। तो पेडिग्री एनालिसिस में बहुत सारे पॉइंट पूछ सकता है आपसे, 1 2 3 4 5 6। क्या पता जिस ट्रेट को आप स्टडी कर रहे हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो। क्या पता जिसको आप स्टडी कर रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। क्या पता वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो। क्या पता वो एक्स लिंक डोमिनेंट हो। क्या पता वो वाई लिंक्ड हो। क्या पता वो साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल या मैटरनल इनहेरिटेंस को शो कर रहा हूं। क्लियर? हम यहां पर ये सभी पॉइंट को एनालिसिस करेंगे कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है या एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, या साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। नोट करें। इसका मतलब हम इन सभी टाइप की इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, इन सब इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो पहले हम इनहेरिटेंस को समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? बार बार इस वर्ड को मैंने डिफाइन किया है। प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ए ट्रांसफर ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। किसी भी एक कैरेक्टर का दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना और उसमें जिस प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट है उसी को क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस। अब ये जो इनहेरिटेंस है इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करें कि इनहेरिटेंस दो टाइप की है। वन इज नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ध्यान से समझे बेटा, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स नहीं है, एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है, इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस जल्दी से समझ में भी नहीं आता है। इनहेरिटेंस का दूसरा पॉइंट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
क्या मीनिंग है इसका, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का? कोई कैरेक्टर यहां पर मेल के पास है, ये जनरेशन फर्स्ट, ये जनरेशन सेकंड, ये जनरेशन थर्ड, मेल के पास है ये कैरेक्टर, अगली जनरेशन में भी ये मेल के पास ही रहे और उससे अगली जनरेशन में भी ये मेल के पास ही रहे। क्लियर? दूसरा, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड, यहां पर ये कैरेक्टर फीमेल के पास रहे, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये कैरेक्टर फीमेल के पास, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये कैरेक्टर, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी प्रकार का क्रॉस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहां पर। ये भी, इसको टाइप दे देते हैं ए, इसको टाइप दे देते हैं बी। ए इज नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, बी इज ऑल्सो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ए सभी मेल से मेल में ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं होलेंड्रिक इनहेरिटेंस। होलो मीन्स कंप्लीट, एंड्रिक मीन्स मेल, मेल से मेल, मेल से मेल। और ये जो है फीमेल से फीमेल, फीमेल से फीमेल, इसको बोलते हैं होलोगाइनिक, या इसी का नाम है होलोजेनिक। क्लियर? ये हमने बी पॉइंट डिफाइन किया। तो आपसे पूछा जाए होलेंड्रिक क्या है, तो आप ये समझ लेना कि एक कैरेक्टर ऐसा है जो मेल से मेल में गया है और अगली जनरेशन में भी मेल में जा रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, हमारे ग्रैंडफादर के पास जो कैरेक्टर है वो हमारे फादर के पास आया और वो फादर से ग्रैंडसन के पास आया, तो होलेंड्रिक इनहेरिटेंस। फीमेल से फीमेल, इसका मतलब जो ग्रैंड मदर का मतलब यहां नानी है, मदर, मदर के पास कैरेक्टर है, और मदर से डॉटर में, ग्रैंड मदर, नानी, मदर और फिर डॉटर में, फीमेल से फीमेल, फीमेल से फीमेल में आया, इसको बोलते हैं होलोजेनिक। मीन्स ये जो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, इसके दो टाइप है, होलेंड्रिक एंड बी होलोगेनिक। क्लियर? इसको रफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात करते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एक टाइप ए और दूसरा टाइप बी। पहले कैरेक्टर जनरेशन फर्स्ट, ये जनरेशन सेकंड, ये जनरेशन थर्ड, मेल के पास कैरेक्टर था, फीमेल के पास आया, फिर मेल के पास चला गया। मेल के पास कैरेक्टर, फीमेल के पास आया और फिर वो मेल के पास ट्रांसमिट हुआ। दूसरा तरीका क्या है, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड, फीमेल के पास कैरेक्टर है, फीमेल से यहां पर मेल में आया, मेल से फिर वापस फीमेल में चला। मीन्स आपने देखा वहां पर नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में जेंडर चेंज नहीं हुआ,
यहाँ पर जेंडर चेंज हो रहा है, मेल से फीमेल, फिर फीमेल से। तो यहां पर दो क्या है, मेल, और यहां पर बीच में क्या है जनरेशन में, फीमेल। दो मेल डाई, फीमेल जेनिक, इसको बोलते हैं डाइजेनिक और डाइगाइनिक इनहेरिटेंस। और यहां पर दो क्या है, फीमेल, और बीच में क्या है, मेल, तो हम क्या बोलेंगे, डाई एंड्रिक। डाई एंड्रिक इनहेरिटेंस क्रिस क्रॉस है, और डाइजेनिक इनहेरिटेंस भी क्रिस क्रॉस। हम इस तरीके से मान लेते हैं कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्यों नेम दिया गया। ये एक मेल कैंडिडेट है, ये फीमेल। मेल कैंडिडेट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया। यहां पर इन दोनों में क्रॉस करवाया, यहां पर हमारे पास एक फीमेल कैंडिडेट चिल्ड्रन की फॉर्म में मिला, और यहां पर मेल कैंडिडेट चिल्ड्रन की फॉर्म में मिला। पहली जनरेशन में कोई डिसऑर्डर इस फीमेल के पास था, तो इस फीमेल के पास था, तो वो किसके पास जाए, मेल के पास जाना चाहिए, मेल के पास जाना चाहिए। इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं कि यहां पर मेल बना लेते हैं और यहां पर फीमेल। तो पहली जनरेशन ये, और ये दूसरी जनरेशन, इस फीमेल से कोई कैरेक्टर इस मेल के पास आ गया, और इस मेल से ये कैरेक्टर फीमेल के पास चला गया। देखो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, क्रॉस फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस इस फीमेल से मेल में कैरेक्टर आया, फीमेल से मेल में कैरेक्टर आया, और मेल से फीमेल में, मींस मेल से फीमेल में क्या बन रहा है, इन दोनों के बीच में क्रॉस। इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अभी तक जो मैंने बातें की वो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया है कि क्रिस क्रॉस हो सकता है या नॉन क्रिस क्रॉस हो सकता है। इससे पहले मैंने क्या क्या बताया अभी आपको, इनहेरिटेंस अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन की जा सकती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, वाई लिंक्ड, माइटोकॉन्ड्रियल या मैटरनल इनहेरिटेंस, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हम एक एक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, या तो हमें ये सभी डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव है बेटा, तो इसके ब्रैकेट में लिख दूं ऑटोसोमल रिसेसिव AR। फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया, ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। फिनाइल कीटोयूरिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। थैलेसेमिया,
ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोयूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसेमिया है, ये जितने भी हैं जो एनसीईआरटी में ये नेम दे रखे हैं ना, ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। या तो बेटा डायरेक्ट ये नेम दिया जाए, क्लियर, जैसे ये नेम देगा तो आप क्या कह देंगे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, आपको ट्रेट को स्टडी नहीं करना पड़ेगा। नेम नहीं दिया जाए तो आपको स्टडी तो करना पड़ेगा ना। कहीं पर भी सिकल सेल एनीमिया हो, फिनाइल कीटोयूरिया हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या थैलेसेमिया हो, ऑल आर ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इनके जीनोटाइप बना लेते हैं। क्या बनाएं, जीनोटाइप्स, क्लियर। जो जीनोटाइप हम बनाएंगे उसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए, जैसे हमने कैपिटल टी लिखा था, ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा था, स्मॉल ए स्मॉल। और आपको पता है ऑटोसोम, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं 44XY, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग मेल, 44XX ये क्या है, फीमेल। तो ये 44 तो मेल और फीमेल दोनों के पास होंगे, यही तो है ऑटोसोम। तो मैं ये कह सकता हूं ये सभी मेल भी हो सकते हैं और ये सभी फीमेल भी हो सकते हैं, और दोनों के इक्वल चांस है, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल। नेम क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो जो रिसेसिव होगा उसी के डिसऑर्डर होगा। आप बताएं क्या ये रिसेसिव है, नहीं है, ये रिसेसिव है, नहीं है, ये है, इसको क्या होगा, डिसऑर्डर। तो ये सभी क्या होंगे, जितने भी ये मेल होंगे ये अफेक्टेड होंगे, फीमेल भी जो होंगी वो अफेक्टेड होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास ये निकल के आया, यदि जीनोटाइप ऐसा होगा तो नॉर्मल मेल और फीमेल, ऐसा होगा नॉर्मल मेल और फीमेल, ऐसा होगा अफेक्टेड मेल अफेक्टेड फीमेल। क्लियर है सभी को मेरी बात? क्लियर है क्या भैया? आगे चले, ठीक है। ये तो बात हुई जीनोटाइप की। किसकी बात हुई? ऑटोसोमल रिसेसिव की। अब देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के जीनोटाइप कैसे दिए जाए, वो भी देख लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, या तो ट्रेट दिए जाएं, फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, या हंटिंगटन कोरिया, ऐसे नेम दिए जाएं। नेम नहीं दिया गया, इसको हम क्या बोलेंगे? बोथ आर AD, ऑटोसोमल डोमिनेंट। नेम नहीं दिया गया तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहले जीनोटाइप्स बनाओ। ये भी क्या है? ऑटोसोमल कैरेक्टर है। तो मैं कह सकता हूं ऑटोसोमल तो मेल में भी होंगे,
फीमेल में भी होंगे, मेल में भी होंगे, फीमेल में भी होंगे, मेल में भी होंगे। और वही ऑटोसोमल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब क्या वर्ड है यहाँ पर? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट को क्या होना चाहिए? डिसऑर्डर। क्या ये डोमिनेंट है क्या? नहीं है। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो डिसऑर्डर इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको नहीं होगा। अभी आपने देखा ऑटोसोमल डोमिनेंट होते ही अफेक्टेड का नंबर ज्यादा हो गया और ऑटोसोमल रिसेसिव होते ही अफेक्टेड का नंबर कम था। क्लियर? नोट करें। क्लियर है? सिंबल पता लग रहे हैं, जीनोटाइप भी पता लग रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या पता एक्स लिंक डोमिनेंट दे दिया जाए या एक्स लिंक रिसेसिव दे दिया जाए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव के भी जीनोटाइप दे देते हैं। एक्स 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 रिसेसिव, एक्स एक्स रिसेसिव, एक्स रिसेसिव। एक्स वाई, एक्स रिसेसिव वाई। क्लियर? ये एक्स एक्स है, ये है नॉर्मल फीमेल। एक्स आर एक्स ये फीमेल कैरियर, एक्स आर ये फीमेल अफेक्टेड। ये जीनोटाइप तो हुए फीमेल के लिए। एक्स वाई ये नॉर्मल और ये एक्स आर वाई ये किसके हुए? मेल के। एक्स लिंक रिसेसिव में फीमेल के जीनोटाइप कितने बने? 3। एक्स लिंक रिसेसिव मेल के कितने बने? 2। यहां पर फीमेल को डिजीज करने के लिए दोनों एक्स पर आर होना जरूरी है, यहां पर एक पर ही, इसलिए इसको बोलते हैं यहां पर होमोजाइगस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर हेमीजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन यहां पर होमोजाइगस कंडीशन होगी तब डिसऑर्डर आएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 3 जीनोटाइप में अफेक्टेड केवल ये 1/3 अफेक्टेड, और यहां पर 2 में से 1 अफेक्टेड है, 1/2 अफेक्टेड। तो मैं कह सकता हूं यहां पर चांसेस 33% है, यहां पर चांसेस 50% है अफेक्टेड के। तो एक्स लिंक रिसेसिव ज्यादा किसको अफेक्ट करेगा? मेल को। तो मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, ऐसा जनरली केस बनेगा पेडिग्री। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट में फीमेल के जीनोटाइप एक्स एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स डी। मेल के भी उसी तरीके से एक्स वाई, एक्स डी वाई।
अब देखो यहां पर वर्ड क्या है, डोमिनेंट। कोई भी डोमिनेंट होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये फीमेल नॉर्मल, ये डोमिनेंट है, तो ये फीमेल कैरियर नहीं बनेगी। इसका मतलब डोमिनेंट डिसऑर्डर में कैरियर नहीं बनेगी। यहां पर मीन्स 2/3 अफेक्टेड मीन्स 66% क्या है, अफेक्टेड है। और यहां पर ये नॉर्मल मेल और ये अफेक्टेड मेल। इट मीन्स 1/2 मीन्स मैं कह सकता हूं 50% क्या है यहां पर, अफेक्टेड। तो ये जो सिनेरियो बना है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर में फीमेल आर मोर अफेक्टेड देन मेल, जबकि एक्स लिंक रिसेसिव में जस्ट इसका क्या था, अपोजिट था। तो बेटा जी मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट के जीनोटाइप बताए, ऑटोसोमल रिसेसिव के जीनोटाइप बताए, एक्स लिंक डोमिनेंट के जीनोटाइप बताए, एक्स लिंक रिसेसिव के जीनोटाइप बताए। अब वाई लिंक्ड में आप मेल और फीमेल में जीनोटाइप नहीं देंगे, क्योंकि वाई तो केवल किसके पास है, मेल के पास है। और यदि मेल के पास है तो फीमेल के अंदर जीनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं उसका। क्लियर है मेरी बात। और मैटरनल इनहेरिटेंस, इसका मतलब वो इनहेरिटेंस मदर के द्वारा डिसाइड होगी, वहां पर मेल का कोई काम है नहीं, इसलिए वहां पर हम किसी प्रकार का जीनोटिपिक एक्सप्रेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक, क्लियर है सभी को। तो एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव से स्टार्ट किया था। ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में जीनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या क्या दिए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये मान लो सभी मेल हैं, तो इनमें से अफेक्टेड कौन सा होगा, केवल ये वाला। मान लो सभी फीमेल हैं, तो अफेक्टेड कौन सी होगी, ये वाली। क्लियर है मेरी बात। पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऑटोसोमल कैरेक्टर है तो हम ये पेरेंट मान लेते हैं। जनरेशन फर्स्ट में पेरेंट हमने लिया कैपिटल ए कैपिटल ए, और दूसरा पेरेंट भी ऐसा ही है, कैपिटल ए कैपिटल ए। आप बताओ क्या बनेगा, केवल कैपिटल ए हो। अब सोचें, कैपिटल ए क्या है, नॉर्मल, ये भी क्या है, नॉर्मल। और मैं कह सकता हूं ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी। तो ऐसे केस में ये भी क्या है, नॉर्मल, ये भी क्या है, नॉर्मल, ये भी क्या है, मीन्स नॉर्मल। यहां पर ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो हम कह सकते हैं ये नॉर्मल, तो नॉर्मल एक ही टाइप का रिजल्ट आएगा। दूसरा ले लेते, पहला केस ले लिया फर्स्ट, दूसरा केस ये है, तीसरा केस ये है। दूसरा केस ले रहे हैं, क्या पता कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, एक पेरेंट ये मेल ये फीमेल, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या पता मेल भी बन सकता है। और यहां पर ए से क्रॉस करेगा तो यही बनाएगा, लेकिन यहां पर क्रॉस करेगा तो क्या बना सकता है, ए भी बना सकता है, ए स्मॉल ए भी बना सकता है, और स्मॉल ए। इसका मतलब जब आपने कंडीशन कैसे ली, होमोजाइगस कंडीशन।
तो रिजल्ट वैसा ही आया जैसा पेरेंट था। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो ये रिजल्ट क्या है बेटा जी? नॉर्मल। यहां पर आपने कंडीशन कैसी ले ली? हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस में ये क्या होता है? नॉर्मल। ये भी क्या है? नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है, ये भी क्या बनेगा? नॉर्मल। ये भी क्या बनेगा? नॉर्मल। लेकिन ये क्या बनेगा? अफेक्टेड। इसका मतलब होमोजाइगस में प्रोजेनी जो है एक ही टाइप की बनी, लेकिन हेटेरोजाइगस में दो टाइप की प्रोजेनी बन रही है, नॉर्मल और अफेक्टेड। दो सिनेरियो ले ली, तीसरा सिनेरियो भी ले लेते हैं। तीसरा सिनेरियो, ये पहला सिनेरियो था, ये दूसरा। तीसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो क्या है? ये मेल पेरेंट, ये फीमेल, ये स्मॉल ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए स्मॉल ए, तो रिजल्ट में क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। अब देखो स्मॉल ए ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है? अफेक्टेड। तो मैं कह सकता हूं ये अफेक्टेड, ये क्या है? अफेक्टेड। तो यहां पर भी क्या बनेंगे? अफेक्टेड। बहुत अच्छा डिस्कशन यहां पर समझ में आएगा आपको कि यहां पर भी हमने कंडीशन कैसी ली? होमोजाइगस। कहने का मतलब क्या हुआ? पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन में है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो होमोजाइगस में यदि अफेक्टेड है तो सभी प्रोजेनी अफेक्टेड ही होंगी। सभी नॉर्मल है तो सभी नॉर्मल ही होंगे। लेकिन यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन ले ली आपने तो ये नॉर्मल होने के बावजूद भी नॉर्मल और अफेक्टेड दोनों होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कहीं पर भी सिंगल टाइप की प्रोजेनी है, कहीं पर भी सिंगल टाइप की प्रोजेनी है, इसका मतलब उनके पेरेंट्स होमोजाइगस होंगे। और यदि दो टाइप की प्रोजेनी है तो इसका मतलब उनके पेरेंट्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। क्लियर? ये तो बात हुई ऑटोसोमल रिसेसिव की। हम ऑटोसोमल रिसेसिव की जगह ऑटोसोमल डोमिनेंट ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट यही आएगा क्या? ले लो ऑटोसोमल। अब मैंने क्या ले लिया यहां पर? डोमिनेंट। तो अब बताओ इनमें से अफेक्टेड कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं, ये दोनों अफेक्टेड होंगे, तो ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड। अब आपने पहला सिनेरियो लिया, कैपिटल ए कैपिटल, अभी तक ये नॉर्मल था, रिसेसिव की बात कर रहे थे तब। अब ये क्या हो गया? अफेक्टेड। ये क्या हो गया? अफेक्टेड। ये भी क्या है? इसका मतलब अब भी वही हुआ, होमोजाइगस कंडीशन जैसे ली तो अभी एक ही टाइप की प्रोजेनी बनी। ये क्या है यहां पर देखो? नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूं ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो ये भी क्या बनेगा? नॉर्मल। इसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन पेरेंट होंगे तो दो टाइप की प्रोजेनी तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि दो टाइप के तो गैमेट ही नहीं बन रहे यहां पर। लेकिन यहां पर ये देखो क्या है? ये क्या है? अफेक्टेड। ये क्या है? अफेक्टेड। ये क्या होगा? नॉर्मल। ये क्या होगा? अफेक्टेड। और ये क्या होगा? अफेक्टेड। देखो फिर आप देखेंगे जैसे ही पेरेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन लिया
तो यहाँ पर दो तरीके की प्रोजेनी बनेंगी, अफेक्टेड भी और नॉर्मल। कहने का मतलब चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो, यदि होमोजाइगस कंडीशन में है तो एक ही टाइप की प्रोजेनी बनेगी, और हेटेरोजाइगस में पेरेंट है तो दो टाइप की प्रोजेनी बन सकती है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? क्लियर है सभी को? तो मान लो कोई पेडिग्री बनाकर दे दे आपसे, तो देखते ही आप ये पता लगाओ कि प्रोजेनी जो बनी है वो दो तरीके की है क्या, अफेक्टेड या नॉर्मल है क्या, दो तरीके की है, तो उसके पेरेंट को कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं लेना है। उनके पेरेंट्स क्या होंगे, हेट्रोजाइगस, तो आप डायरेक्टली हेट्रोजाइगस पुट करें, क्योंकि आपको पता लग गया कि चाहे ऑटोसोमल रिसेसिव हो चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, यदि होमोजाइगस कंडीशन में है तो एक ही टाइप की प्रोजेनी बनाएगा, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में है दो तरीके की प्रोजेनी बनाएगा। क्लियर है मेरी बात? यहां एक क्वेश्चन करवाता हूं, अभी तक हमने पेडिग्री एनालिसिस करना नहीं सीखा, लेकिन एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, क्या पता उसके ऑप्शन देखते ही आप पता लगा लें। एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, देखें एक बार। एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ये फीमेल ये नॉर्मल मेल, और इसकी जो प्रोजेनी बन रही है, एक मेल ये फीमेल ये मेल ये फीमेल ये फीमेल, क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया है। और कुछ ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा गया है कि इस पेडिग्री का एनालिसिस करें, ये सामने लिखा है पेडिग्री का एनालिसिस करना, और ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। सेकंड ऑप्शन है, ट्रेट इज Y linked। 3, parents are homozygous dominants, parents are homozygous dominant, parents are heterozygous। देखिए बेटा, अभी तक हमने एनालिसिस तो करना सीखा ही नहीं, अभी तो हम केवल जनरल थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या पता उस थ्योरी के बेसिस पर ही क्वेश्चन बन जाए हमारा। अभी मैंने आपको बताया होमोजाइगस पेरेंट होंगे तो प्रोजेनी एक ही टाइप की बनेगी, हेट्रोजाइगस होंगे तब जाकर दो टाइप की बनेगी। आप बताएं, यहां पर प्रोजेनी बन रही है तो ये क्या है, नॉर्मल, ये भी क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, अफेक्टेड, ये क्या है, अफेक्टेड, ये क्या है, नॉर्मल, ये पेरेंट क्या है, नॉर्मल, ये पेरेंट क्या है, नॉर्मल। अब आप देखें दो टाइप की प्रोजेनी बनी ना, अफेक्टेड और अफेक्टेड, तो ये इस तरीके से दिख रहा है, अफेक्टेड 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 होता एक ही टाइप की प्रोजेनी बनती, अफेक्टेड अफेक्टेड नॉर्मल बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं दो टाइप की प्रोजेनी बन रही है। दो टाइप की प्रोजेनी बनेंगी तो वो हेट्रोजाइगस होगा, होमोजाइगस तो हो ही नहीं सकता। पहला है पेरेंट्स आर होमोजाइगस, होमोजाइगस नहीं होगा। थर्ड में है पेरेंट आर होमोजाइगस, ये भी नहीं होगा।
ट्रेट इज वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाई लिंक्ड होता तो ये फीमेल अफेक्टेड थोड़ी होती। वाई लिंक्ड इस फीमेल के पास है ही नहीं, इस फीमेल के पास वाई नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, मीन्स ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? तो आज मैंने पेडिग्री के सिंबल और उस पेडिग्री से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस बताई हैं कि पेरेंट्स होमोजाइगस कंडीशन में यदि होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव की कंडीशन होंगी तो एक ही टाइप की प्रोजेनी बनाएगी, अदरवाइज हेट्रोजाइगस में पेरेंट है तो दो टाइप की प्रोजेनी बनाएगी। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने करवाया, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है। क्लियर है बेटा? तो आप सभी के लिए आज केवल हमने पेडिग्री का एक एनालिसिस किया है। नेक्स्ट क्लास में इस पेडिग्री को और डिटेल में हम बात करेंगे। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कंटिन्यूअसली टीम सीएलसी आपके लिए मेहनत कर रही है। आप भी मेहनत करें, रिजल्ट को जल्दी से जल्दी गेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।